बाद में इधर ध्यान लीजिए प्लीज। देख क्या मेरे को बाबू प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस बात को शो करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो जब पॉइंटों की बात हो रही है तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं इनके, लेकिन उसमें से एक तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि ए बी का एडिशन और बी सी का एडिशन और ए सी का एडिशन। मतलब किन्हीं भी दो के मैग्नीट्यूड को प्लस कर कर अगर तीसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब इनके बीच में कोई शॉर्टकट लाइन नहीं है, ये तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। अब इस बात को समझो ना, जैसे मान लीजिए आर्यन का घर यहां पर है, ठीक है, कृष्णा का घर यहां पर है और साहिल का घर मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्यन के घर से साहिल के घर का डिस्टेंस मान लीजिए 3 किलोमीटर है और साहिल से कृष्णा के घर का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर है। तो आर्यन से कृष्णा के घर का जो डिस्टेंस होगा वो 8 किलोमीटर से कम होगा। 5 किलोमीटर, क्योंकि ये शॉर्टकट है, ये रास्ता क्या है, शॉर्टकट है। और अगर ये इन दोनों के एडिशन के ही इक्वल हो जाए मान लो, तो बोलो नहीं नहीं ये 8 किलोमीटर ही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आर्यन और कृष्णा के बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब साहिल का घर बाजू में नहीं है कहीं, यहीं पर ये बीच में है, क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 5 तभी बन सकता है, और यहां तक टोटल 8 तभी बन सकता है जब ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर हो। तो मैं कह रहा हूं कि तुम क्या कर लेना, ए बी वेक्टर निकाल लो। क्या कर लेना इसमें, ए बी वेक्टर, और क्या निकाल लो, बी सी वेक्टर, और क्या निकाल लो, ए सी वेक्टर। लॉजिक समझ में आया, ए सी निकाल लो, सी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और इन तीनों की क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। तो मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और बी सी वेक्टर का भी क्या निकाल लेना, मैग्नीट्यूड। और क्या निकाल देना, ए सी वेक्टर का भी क्या निकाल देना, मैग्नीट्यूड। किन्हीं भी दो वेक्टरों को प्लस कर कर अगर तीसरे वाले के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर ही हैं। बोलो ये तो फिर दो ऐसे मतलब वेक्टर भी तो हो सकते हैं जिनके सम को किसी वेक्टर के इक्वल। बाबू इनमें कॉमन पॉइंट भी हम शेयर कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं देख रहे आप। कोई एरर, कोई ऐसी थोड़ी है, कोई ये दो वेक्टर थोड़ी है, ये कॉमन पॉइंट भी तो शेयर कर रहे हैं, बी पॉइंट शेयर नहीं कर रहे। तो ऐसे कोई रैंडमली कोई दो वेक्टर नहीं बना दिए इन्होंने। इन्होंने ये देखा है कि मान लो जैसे ये एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बनने वाला भी एक वेक्टर है। तो अगर इन दो का मैग्नीट्यूड इसी वाले के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं बाहर लाई नहीं कर रहा, बल्कि इसी वेक्टर पे ही लाएगा। ये ठीक है, समझ में आई ये बात आपको, ठीक है। और यही काम आपके एग्जाम्पल 21 में किया गया, ठीक है। तो हाँ जी, पेज नंबर 447 एग्जाम्पल 21। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एक एक दो दो नंबर के। देखिए वेक्टर में से कोई 4 नंबर का सवाल नहीं आना आपने, हार्डली 3 या 2, 3 2 3 2 ऐसे चलता रहेगा मामला, 3 2 1। 4 नंबर बहुत खींचतान के, ज्यादा नहीं आता वेक्टर में से, 3D में से आता है बढ़िया। ये क्लियर है। तो इसमें बड़े क्वेश्चंस एक्सपेक्ट ना करें, छोटे क्वेश्चंस ही आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, इजी आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 14 हम और देख लेते हैं, वो भी डाउट में है। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का है। इफ आइदर वेक्टर a vector equal to 0 vector or b vector equal to 0 vector, then a vector dot b vector equal to 0, but the converse मतलब उल्टा need not to be true, need not to be true. Justify your answer by an example. Justify your answer मतलब क्या है इसका, बताना आशीष।
हाँ वेरी गुड। मतलब देखो अगर इफ आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। अगर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है तो ऑब्वियसली बात है दो वेक्टरों का डॉट 0, ठीक है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टरों का डॉट करके 0 आ रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 होंगे। क्या पता वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, भाई उनका भी तो डॉट 0 आता है। सही बात है ना। तो ऑब्वियसली बात है, रीजन हमें पता है कि चांस है कि क्या हो जाए कि उनके बीच में कितना डिग्री क्रिएट हो रहा हो, 90 डिग्री। अब उसने बोला है कि बाय एन एग्जांपल, हालांकि अगर ये वैसा होता तो हम थ्योरी से ही कर देते इस काम को, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ये बात लिख देते कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 0 होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, या तो किस पे डिपेंड कर रहा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और या तो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, ठीक है। तो चांसेस हैं कि थीटा की वजह से भी वो क्या हो जाए 0। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं ऐसे मत करो, थ्योरी में मत लिखो, एक एग्जांपल दे दो इस बात को, जस्टिफाई करो लेकिन एक एग्जांपल के साथ। तो हमें दो वेक्टर ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और जिनका अगर हम डॉट करें तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब दो वेक्टरों का डॉट करके देखो, तुम्हें हालांकि ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आ जाए, ऐसे दो वेक्टर लिख दो जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बताना ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक एग्जांपल सेट कर सकते हो तुम लोग, आइए चलिए कर देते हैं, i प्लस जे प्लस के, हाँ जी। और बी वेक्टर क्या करूं, 2i प्लस और प्लस 2 के, ये करना इनका डॉट नहीं, वो बोल रहा है, मैं तो उस चीज को पूछ रहा हूँ। तो आपने क्या बोल दी फिर, क्या बोल रहा है, रेशो से परपेंडिकुलर का क्या लेना देना है भाई, काम कर लेते हैं ना यार, 2i कर देते हैं और प्लस 2j भी कर देते हैं और -4 के कर देते हैं। अब क्या ख्याल है, डॉट करो, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, और लास्ट वाले से 1 इंटू -4 तो डॉट 0 हो जाएगा ना। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, नहीं है। बोलो हर परपेंडिकुलर वेक्टर a डॉट b भी 0 देता है कि जो वेक्टर a डॉट b 0 देता है वो परपेंडिकुलर होता है। भाई दो वेक्टरों का डॉट करके अगर 0 आ रहा है ना तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर बना रहे हैं, बेशक चाहे कुछ भी वैल्यू, कितने भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये क्लियर है। और इनमें से एक भी वेक्टर क्या नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है, तो हमारा कन्वर्स हो रहा है ना, ट्रू नहीं हो रहा, नॉट टू बी ट्रू दिखाना था ना, दिखा दिया, नहीं है। अरे भाई मैंने डॉट करवा दिया 0, उसने मेरे को ये बोला कि जब ये 0 होता है या ये 0 होता है तो ये 0 हो जाता है, सही है। अब उसने बोला कि इसका उल्टा सच नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर कोई दो वेक्टर 0 दिखा रहे हैं तो उन दोनों मतलब उसके लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर क्या हो, 0 वेक्टर हो। देखो मैंने वही तो काम किया है, मैं इन दोनों का डॉट कर दूं तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई 0 वेक्टर है क्या, मैग्नीट्यूड चेक कर लो, तो कहां हो रहा है उल्टा ट्रू, सही नहीं हो रहा ना। तो यही बात तो करवानी है भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर जब 0 वेक्टर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ये बात तो कंफर्म है। उसने ये बोला है कि इस बात को प्रूव करो कि इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब अगर दो वेक्टर को डॉट करके 0 आ रहा है तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 वेक्टर होंगे। तो मैंने देख लो इन दोनों को डॉट करके 0 आएगा, ठीक है, और ये आपस में कोई सा भी 0 वेक्टर नहीं है, तो मेरी बात सही होगी ना। ये जो प्रूफ करना था वो हो तो गया। मैंने बोला था कि डॉट करके 0 आना चाहिए और वैसे ही आपस में वैसे ही 0 वेक्टर नहीं होने चाहिए, तो नहीं है कोई सा भी 0 वेक्टर, और डॉट करके क्या आ रहा है, 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको एक एग्जांपल सेट करके करना है, और अगर मान लो जस्टिफाई बस जस्टिफाई और आंसर होता नॉट बाय एन एग्जांपल, तो आप डायरेक्ट थ्योरी से भी लिख सकते हो इसको।
तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जस्टिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है कि थ्योरी से ही हो, इट कैन बी बाय एन एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, और बताइए और कौन सा डाउट में भाई? 18वां इसी गई। आइए 15 और देख लेते हैं। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ए तीनों कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए हुए हैं, ए बी और सी। यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 1 और 2। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी सी। ये लिखा है ना, ए बी सी। फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल बताना है अपने एंगल का, ये वाला। ठीक है, फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द बी ए एंड बी सी। भाई बी ए वेक्टर बनाना है और एक बी सी वेक्टर बनाना है। तो बी ए वेक्टर कैसे बनाओगे? ए माइनस बी करके, और बी सी वेक्टर कैसे बनाओगे? सी माइनस बी करके, और जैसे बन जाएगा cos थीटा निकाल देना। ठीक है, और देखिए भाई और कोई क्वेश्चन 16 भी डाउट में? ये भी करके तो बताया था कोलिनियर वाला। अरे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कोलिनियर प्रूफ करना है। दो मतलब तीनों के बीच में मैग्नीट्यूड वो निकाल देना, मैंने बताया था अभी। वो उससे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। तो मान लो ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। आप इनके बीच में वेक्टर जनरेट कराओ, इनके बीच में वेक्टर जनरेट कराओ, इसके बीच में वेक्टर जनरेट कराओ। तीनों के क्या निकाल देना? मैग्नीट्यूड। दो को, किन्हीं भी दो वेक्टरों को, क्योंकि मैंने यहाँ बी ऐसे ही सेट किया हुआ, मेरे को नहीं पता कि बी बीच में है कि नहीं है। माइट भी सी बीच में हो, बी इधर हो। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड को प्लस करके अगर तीसरे मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है तो उससे कोलिनियर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, और बताओ भाई 18th क्वेश्चन देख लीजिए। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मतलब ये बात लिखिए कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ये बात लिखी हुई है। इट्स अ नॉन जीरो वेक्टर एंड लैम्बडा इज अ नॉन जीरो स्केलर। तो लैम्बडा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर होगा इफ लैम्बडा की वैल्यू क्या हो? 1 हो, लैम्बडा की वैल्यू -1 हो, लैम्बडा की ए वेक्टर का नहीं सॉरी ए इक्वल हो मॉडुलस ऑफ लैम्बडा के, और या ए इक्वल टू में 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ लैम्बडा। हाँ भाई क्वेश्चन बताओ पहले तो मेरे को क्या है। नॉन जीरो वेक्टर है, लैम्बडा ए वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर होगा। अब कब होगा बताओ, कौन सा वाला? भाई ए वेक्टर कोई वेक्टर है, ए आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, ये दिया हुआ। ठीक है, और आपसे बोला, और यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी भी है। अब लैम्बडा ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि लैम्बडा ए वेक्टर का मॉडुलस कितना है? सही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, मॉडुलस मतलब ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पर। और ये हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, बट चलो अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम के, आप इस चीज को समझो। ये जो आपने लिखा है यहाँ पर मॉडुलस है ना, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड है। ये ए वेक्टर को जो आपने लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया तब का। तो अगर ये मैग्नीट्यूड ये ए लैम्बडा के ऊपर भी, और इसको अलग अलग अलॉट भी कर सकते हो तो मतलब मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसा, या फिर मैं इस चीज को ना बाहर भी निकाल सकता हूँ। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर ए वेक्टर, ये लैम्बडा पास हो गई। नहीं भाई मैं वही चीज तक बता था। अब मान लो, अब हालांकि एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू में 1 अपॉन में लैम्बडा, सही है? अच्छा जी, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए भी है।
तो जब ऐसी बात होगी तब ये चीज हो सकती है। और ये केस इसमें हाँ इक्वल टू में का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल सही बात है, लैम्बडा को जब आप बाहर करेंगे तो मॉडुलस दोनों के ऊपर रहेगा, ये चीज नीचे आएगी मॉडुलस, ठीक है। नहीं है लास्ट कुछ नहीं किया, लैम्बडा को मैंने अलग कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ जो बातें लिखी हुई है, जो 4 बातें, ये ए करके समथिंग कुछ लिखी है, तो मैंने कोशिश करी है कि ए कैसे आएगा जब मॉडुलस अकेला होगा ए के साथ। यहाँ पे पूरे का मॉडुलस था, वो इक्वल टू 1 था, मैंने मॉडुलस अलग अलग कर दिया, इधर भी लगा दिया, इसको भी दे दिया। ये ऑब्वियस बात है, मैंने मॉडुलस के नीचे लिया है। और ये जो चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये किसके इक्वल है, ए के, मैंने इसको ए के, और ये वाला जो ऑप्शन है इस वाले के साथ मैच, ठीक है। अच्छा जी, जो इसमें एक सीखने वाली बात है वो देखो क्या है, वो यहाँ पर ये है, वो हालांकि देख ही लेते हैं इस चीज को। देखो ए वेक्टर जो है, मान लो यहाँ पर आई माइनस 2j और प्लस, या मैं सिंपल रखता हूँ इसको, आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है। और अगर मैं 5a वेक्टर कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, 5i प्लस, कि मैं पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं माइनस कर दूं इसको यहाँ -5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5i -5j और -5k, सही है। अच्छा जी, मैं बस खाली जो देखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं, जैसे मैंने पिछले उसमें किया था कि लैम्बडा ए वेक्टर था, राइट, पूरे का मैग्नीट्यूड था, ये एक वेक्टर था ना। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या ये चीज इसके इक्वल है कि नहीं है, इस बात को शो करो इसमें से देखा क्या, कैसे शो होगा कि आपका ये जो -5a वेक्टर जो बना हुआ है, इसका क्या निकालेंगे आप, मैग्नीट्यूड, क्या निकालेंगे इसका, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इस साइड में क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ -5। अब यहाँ जो डिबेट है वो थोड़ा ये हो सकता है कि ये 5 के ऊपर क्या मॉडुलस क्यों लगा रखा है आपने, ए वेक्टर के ऊपर तो समझ में आ रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ये इसके ऊपर क्यों, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं, नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम थी, अगर ये ना होता और यहाँ -5 चलता तो क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों साइड इक्वल ये कराओ तो बोलते बाद में तो वेक्टर टाइप से बदल देंगे, नहीं उसकी वैल्यू गिरेगी बाद में। देखो फॉर्मूला तो ये है, ये सही है, ये बिल्कुल फॉर्मूला, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ ये क्यों नहीं है फॉर्मूला, ये जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंदर रूट उसका स्क्वायर करते हैं, उधर स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर, भैया क्योंकि वो जो इधर साइड है वो लैम्डा मतलब मैग्नीट्यूड में, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, बहुत बढ़िया। इधर साइड अगर हम लैम्डा को बाहर ले लेंगे अगर तो नेगेटिव भी आ सकती है, सही कह रहा है वो लड़का भी भाई, अगर आपने इसके ऊपर मॉडुलस नहीं लगाया तो चांस है ना कि ये जो चीज बनेगी ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव, चांस है कि नहीं है भाई, ये चीज तो चलो तुम्हें पॉजिटिव देगी, लेकिन अगर तुमने मॉडुलस नहीं लगाया तो ये चीज तो आपको नेगेटिव देगी, और माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और जबकि ये चीज तो इसके इक्वल है ना, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव आता है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, मॉडुलस, तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर ये जो काम हमने किया, ये वाला यहाँ पर जब मैंने इसको अलग किया इससे, तो मेरे को इसके ऊपर लैम्बडा लगाना चाहिए, मतलब मॉडुलस लगाना चाहिए, और यहाँ पर ए वेक्टर चलेगा अपना। अब ए वेक्टर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए, ये तो तुमने पहले ही घोषित किया हुआ है, और इक्वल टू में 1, फिर मैंने ए को अकेला किया 1 में, इसलिए आपको ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है। मान लो इसी में ही एक ऑप्शन अगर ऐसा होता तब होता कंफ्यूजन, ठीक है। अभी तो तुम्हें एक ही दिख गया, तुमने टिक कर दी, बट चांसेस हैं कि ऐसा आ जाए, तो आपको इस बात को समझना है कि अगर कोई कांस्टेंट है किसी वेक्टर के साथ तो आप मॉडुलस उसके ऊपर भी लगाएंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, ठीक है।
अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन 10.3 में से बताइए? नहीं है? बोलो भाई बोलो। ये एग्जांपल 20 देखना एक बार। एग्जाम्पल 20 देखो भाई। तुमने तो आपने मना करा दिया था, ये नहीं है। कौन सा वाला है? 20 बना करा था 20 भी कॉशीज नहीं, ये नहीं आ रहा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है। और अगर देख लेंगे अगर कभी आगे भी आएगा। मेरे एक चीज और बताओ, अगर से क्वेश्चन दिखा दिया है इंटरेक्ट एक्सरसाइज 10.4। हाँ जी बोलिए। ट्राई करें आप लोगों ने क्वेश्चन में से 10.4 में से डाउट गया भाई? कौन सा वाला? सर दो आपने बताया था कि कोई भी दो वेक्टर है उनके सब जो तीसरा वेक्टर अगर वो वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स पे तो वही क्रॉस प्रोडक्ट हाँ वो वेक्टर निकालने के लिए लगेगा। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है इसीलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है। हाँ भाई फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सेकंड, थर्ड में तो है। यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए इन दोनों वेक्टरों के। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जनरेट करवाना है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जनरेट करवाना है, उसके बाद उन दोनों का क्या करवा देना है? क्रॉस। उससे तुम्हें उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है। लॉजिक क्लियर है ना? ठीक है जी। थर्ड में, थर्ड में दिक्कत है? थर्ड में आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं भाई, देख लीजिए थर्ड में क्या लिखा है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप, π/3 एंगल किसके साथ क्रिएट हो रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। π/4 किसके साथ क्रिएट हो रहा है? जे एक्सिस के साथ, मतलब वाई के साथ। और एक एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा विद के। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, राइट? तो मतलब आपके पास इस तरीके से है और यहाँ पर एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रहा है? π/3। वाई एक्सिस के साथ कितना क्रिएट कर रहा है? π/4। हाँ जी बोलिए बाबू, ये एल एम एन नहीं है, एल की वैल्यू तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती है भैया। ये जो π/3 है ये एल थोड़ी है, ये तो अल्फा है। तो एल इज इक्वल टू cos अल्फा। हां वो ये वैसे तो ये एंगल तो नहीं है ना एल, ये तो एल अल्फा है ना। हाँ जी ठीक है। अच्छा, हेंस द कंपाउंड ऑफ ए वेक्टर निकालना है आपने। आपने क्या निकालना है? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं। इसमें कंपाउंड्स लगा हुआ, सॉरी। एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं। तो इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक एन एंगल, तो इनके साथ ये क्या बना रहा है? अपने एंगल्स बना रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलो निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इनको मतलब cos π/3 निकाल लूं तो क्या मिलेगा? अरे मिल ये है, देगा क्या मुझे? और ये क्या देगा? और ये cos थीटा, सही है, ठीक है ना? अच्छा जी, एक फॉर्मूला था ना तुम्हारे पास, L² प्लस एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? अच्छा इसकी वैल्यू भी निकाली थी, cos π/3 कितना होता? 1/2। और ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 1/4, 1/2। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। यहाँ 4, यहाँ 4 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2। हाँ भाई cos में 1/2 का होता है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? π/3, सही है। चलो तुमने थीटा निकाल लिया, और कंपोनेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स भी तो बता दो, उसके लिए कैसे बताऊंगी? हाँ जी, ये तो आपके पास π/3 आ गया ना,
थीटा तो हाँ ये तो बता दो। अब इनकी जगह हाँ हाँ बोलो बोलो सुन रहा था। 1/2 1/2 आई। अच्छा नहीं कॉम्पोनेंट्स बता रहे हो ना। हाँ ठीक है बताओ। 1/√2 1/√2 1/2 भैया अपन 2 आ रहे हैं। ये 1/2 हो गई है लास्ट वाला। 1/2 चलो चलो ठीक है आंसर चेक करो। चेक करूं मैं एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं। सही है। एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो। क्या? क्वेश्चन एक्सप्लेन करो आंसर नहीं क्वेश्चन। हाँ क्या चीज चाहिए दूसरा बोलो। फिर से क्वेश्चन मैं देखो आपका एक वेक्टर है जो कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ ये एंगल क्रिएट कर रहा है। ये हमारे इसी cos वेक्टर के vector कंपोनेंट पूछे हैं आपसे। ठीक है तो हमने ये निकाल लिए तो भाई ये l m n तो हमें मिल ही गए और हम देख रहे हैं कि ये इसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो वैसी बात है जो मतलब आपको l m n मिले। अब मैं इनसे अगर वेक्टर बनाऊं तो क्या बनाऊंगा i प्लस j और प्लस k कैप। तो यही तो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है अगला देखिए और कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट में। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। तो 2 ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये चीज शो करनी है। कैसे कर सकते हैं? ए वेक्टर के करने को तो कर सकते हैं। एग्जांपल से कर लो। हाँ जी एग्जांपल सेट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। खत्म। अरे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता नहीं कि एक सर्विस को कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो तो नहीं करता लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव तो करता है। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव करता है। 3-4 है। एसोसिएटिव है डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये आप इसको एक काम कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ये फॉलो करता है तो इसका मतलब ए वेक्टर को क्रॉस करोगे तुम किसके साथ ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर को क्रॉस करोगे तुम ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। फिर क्या करेंगे हम लोग ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर क्रॉस और माइनस और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही है भाई लगाए जा रहे हैं ना। क्या दिक्कत है? अब सुनो मेरी बात। ये चीज कितना देगी? ये 0 देगी। ये 0 देगी और ये भी कितना देगी? 0। सही है ना? क्रॉस है ना डॉट नहीं है। साइन 0 बन जाएगा ना। साइन 0 कितना होता है 0 1 बता रहा हो। साइन क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपके पास मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन थीटा और पीछे एन यूनिट वेक्टर। ठीक है एन यूनिट वेक्टर यही तो है जो इसको वेक्टर फॉर्म में बना रहा है। वरना ये स्केलर है ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। और दे द क्रॉस वेक्टर हमेशा इधर देखिए प्लीज। ठीक है इधर ध्यान दीजिए बाबू। देखो कंफ्यूज होने वाली बात इतनी है नहीं। इतना नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक तुम्हें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है तो जब सेम होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है थीटा कितना हो जाएगा 0 और साइन 0 तो ये सब कुछ क्या बन जाएगा 0। ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट आपके पास 0 बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा 0 बनेगा 0 वेक्टर बनेगा 0 वेक्टर बनेगा।
मैं बता दूं जीरो ऐसे एक पॉइंट है जे कैपिटल जीरो के जीरो ने जीरो डायरेक्शन में जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर है एक पॉइंट है देखो सुनो, जीरो जो है ना वो एक मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई फिर जीरो वेक्टर है मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड जीरो है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो तो आपके पास जीरो वेक्टर है। ऐसा वेक्टर, सुनो मेरी बात, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब डायरेक्शन उस पर वहां डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी आपको। जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो से जीरो ही हो सकता है जिसमें जीरो 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 नहीं सुनिए एक बात बताओ, भाई, तीन वेक्टर है, एक मिनट, तीन वेक्टर है, इनको प्लस कर कर अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो इनका आपस में मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं है। भाई देखो, ये और ये आ गया, ये आ गया, ये वापस आ गया। जीरो वेक्टर का मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक पॉइंट में भी होता है ये काम, लेकिन ऐसे भी तो होता है। इसका भी तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा है, ये दोनों ही जीरो वेक्टर है, ठीक है। और जीरो का मतलब हो गया एक स्केलर बात है, ये कांस्टेंट। ठीक है बाबू, कर ले। इधर देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये वन क्यों होगा भैया, इनके बीच में 90 है क्या? 90 क्यों है? ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। अगले वाले साइड बदल जाएंगे पर मुझे यार प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मुझे एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, राइट। और बी क्रॉस ए वेक्टर मुझे एक ऐसा देगा जो इनके परपेंडिकुलर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अगर इस माइनस का यूज करूं तो मैं उस डाउनवर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बदल सकता हूं ना? नहीं आया? मैं इस मुझे बात है, मैं इस माइनस के इन्फ्लुएंस से, अरे तुम आप इस माइनस के इन्फ्लुएंस से इसकी डायरेक्शन बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? तो मैं आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप माइनस यूज करते हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कैसे लिख दिया आपने, मेन बात है वो। ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर किया तो ये नॉर्मल दे रहा था, और जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो ये डाउनवर्ड दे रहा था। दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। मान लो यहाँ पर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। अगर मैं इस माइनस का यूज करके मतलब इसी की डायरेक्शन में करवा सकता हूँ ना स्केल को, अगर माइनस का यूज करवा दूं तो इसको, तो मैंने वही काम तो किया, इस माइनस का यूज करवा दिया और बिल्कुल इसको एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लिख दिया। और ये वाला पार्ट क्या बन गया, जीरो, तो यहाँ माइनस जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर हट गया। प्लस में होते तो भी ये जीरो वेक्टर था, हट तो वैसे भी जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास ए वेक्टर क्रॉस, और यही बात आपने प्रूव की। ठीक, ये क्लियर है? और बताओ भाई, और कौन सा डाउट में? फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट में है क्या? फिफ्थ तो निकाल सकते हैं आप, कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, किसमें ट्राइंगल वाला देख लो भाई। इधर सुनो मेरी बात, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, और उसमें यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है और ये वाला आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, कोई इनिशियल वेक्टर होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो आप इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ हाफ ट्राइंगल, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर को पहले क्रॉस कराइए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइट भी एक नंबर के लिए आपको पूछ सकता है। हाँ, दो में मरमत, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। एक आपको यहाँ पर ये भी कोई इनिशियल वेक्टर ही होनी चाहिए, और यहाँ पर एक ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप निकाल सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ जी, बस ये फॉर्मूला है इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
देता है, उस फॉर्मूला भी फिलहाल के लिए इतना ध्यान भैया अगर एक नंबर एक क्या पूछ रहे हो? ठीक है भैया बाबू, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अच्छा जी, अब कल सुनो मेरी बात, ये तो ये आपकी एनसीईआरटी, सुन ले इधर, ये तो आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ टुमारो वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन वेक्टर। मिसलेनियस है यार ये। हाँ हाँ, मिसलेनियस भी, मिसलेनियस इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।